तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एंगुलर की लेक्चर सीरीज चल रही है और एंगुलर के अंदर हम फॉर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो अप्रोचेज होती हैं, दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम एंगुलर फॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। एक होता है हमारे पास टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स और एक होता है रिएक्टिव फॉर्म्स। तो हम सबसे पहले अभी टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फॉर्म बनाया था, उसका डेटा गेट किस तरह से करते हैं, सबमिट किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। टू वे डेटा बाइंडिंग देखी थी, मॉडल के साथ अपने फॉर्म का डेटा किस तरह से बाइंड करते हैं, इसको देखा था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम उस फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन लगाना सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे कहीं भी वैलिडेशन नहीं लगाई थी। मतलब हमारे फॉर्म का डेटा डायरेक्ट सबमिट हो रहा था, मतलब वहां पे हमने ये चीज चेक नहीं करवाई थी कि फॉर्म के अंदर जो डेटा है वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो उसको वैलिडेशन करवाने के लिए क्या काम करेंगे वो हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 37 होगा और मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म वैलिडेशन को स्टार्ट करते हैं, आगे आ जाओ। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो फॉर्म वैलिडेशन होती क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, फॉर्म वैलिडेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन। भाई देखो आपको पता है किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर फॉर्म्स का जो पार्ट होता है वो लाजमी होता है, मतलब लाजमी हम वो फॉर्म्स बनाते ही बनाते हैं। और जब फॉर्म्स बनाएंगे तो जाहिर बात है उसके अंदर हम वैलिडेशन भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज टू वैलिडेट वेदर द यूजर इनपुट इज इन करेक्ट फॉर्मेट और नॉट। मतलब हम यूजर से जो इनपुट ले रहे होते हैं, ठीक है, जो हमारी वेबसाइट का यूजर होता है वो हमारे फॉर्म के थ्रू जो भी इनपुट हमें देता है, तो एक डेवलपर को ये चेक करवाना होता है कि भाई वो जो इनपुट दे रहा है वो वैलिड है या नहीं है। जिस तरह मैंने एक ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स बनाया है तो जाहिर बात है उसमें ईमेल ही आएगी, ईमेल के अलावा और कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो वहां पे हम इस चीज को वैलिडेट करते हैं कि वो जो ईमेल है वो वैलिड है या नहीं है, मतलब उसमें @ उसमें डॉट वगैरह है या नहीं है। और सेम इसी तरह कुछ फील्ड्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं, मतलब लाजमी होती हैं, हम उनको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो इस तरह की वैलिडेशंस हम अप्लाई करते हैं फॉर्म वैलिडेशन के अंदर। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज वेरी कॉमन दैट द यूजर्स विल मेक मिस्टेक्स व्हेन फिलिंग आउट द वेब फॉर्म। भाई देखो अक्सर ये होता है कि जब भी हम कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो अक्सर यूजर से क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। मतलब वो ईमेल जानबूझ के नहीं, वो गलती से ईमेल क्या डाल देते हैं, गलत डाल देते हैं, या फिर गलती से कोई फील्ड एम्प्टी छोड़ देते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर्म वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट। मतलब अगर आप एंगुलर फॉर्म्स पढ़ रहे हो और फॉर्म वैलिडेशन ना पढ़ो तो इसके बगैर ये टॉपिक अधूरा है। फिर आगे आ जाओ, अब देखो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वैलिडेशंस इन टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स आर प्रोवाइडेड बाय द वैलिडेशन डायरेक्टिव्स। मतलब देखो हम जो अपने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स के अंदर वैलिडेशन करेंगे ना, वो हम करेंगे वैलिडेशन डायरेक्टिव्स की मदद से, प्रॉपर्टीज की मदद से। मतलब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, डायरेक्टिव्स होती हैं, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, वैलिडेशन को परफॉर्म करते हैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स के अंदर। फिर देखो, द एंगुलर फॉर्म्स मॉड्यूल कम्स विद सेवरल बिल्ट इन वैलिडेटर्स। भाई देखो जब हमने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है, मतलब उसको प्रैक्टिकल में देखा था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि हमने ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर एक फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था। तो फॉर्म्स मॉड्यूल के साथ ना हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन वैलिडेटर्स आते हैं। वैलिडेटर का मतलब जो वैलिडेट करते हैं, ठीक है, जिस तरह रिक्वायर्ड को वैलिडेट करना है, हमें किसी रेगुलर एक्सप्रेशन को वैलिडेट करना है, मिनिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ को वैलिडेट करना है, या और भी बहुत सारे वैलिडेटर्स हैं, उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं, फॉर्म्स मॉड्यूल से। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन कस्टम वैलिडेटर। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई बिल्ट इन वैलिडेटर्स तो है ना, लेकिन अक्सर कभी ऐसा होता है कि भाई जो बिल्ट इन वैलिडेटर्स हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा नहीं उतरते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने ओन कस्टम वैलिडेटर बनाने पड़ते हैं। तो वो काम भी हम कर सकते हैं, उसको भी आगे जाके देखेंगे। फिर आगे आ जाओ, अब देखो डिसेबलिंग द ब्राउजर वैलिडेशन। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जब भी आप एंगुलर को यूज करके वैलिडेशन अप्लाई करते हो ना, तो जो ब्राउजर की वैलिडेशन होती है ना, जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास वैलिडेशन हो रही होती है, उसे हमें डिसेबल करना पड़ता है, ऑफ करना पड़ता है। किस तरह से, यहाँ पे देखो, फर्स्ट वी नीड टू डिसेबल ब्राउजर वैलिडेटर इंटरफेयरिंग विद द एंगुलर वैलिडेटर। भाई देखो जब भी आप एंगुलर की वैलिडेशन अप्लाई कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो जो ब्राउजर की वैलिडेशन होती है ना, जो हमारे फॉर्म के ऊपर हो रही होती है, बाय डिफॉल्ट हो रही होती है, उसे हमें ऑफ करना पड़ता है, डिसेबल करना पड़ता है। किस तरह से, यहाँ पे देखो, टू डू दैट वी नीड टू ऐड नो वैलिडेट एट्रीब्यूट ऑन फॉर्म एलिमेंट। मतलब देखो हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है नो वैलिडेट, ये एट्रीब्यूट है और ये हम कहां पे लगाएंगे, ये हम लगाएंगे अपने फॉर्म के एलिमेंट के ऊपर। मतलब जहां पे ओपनिंग टैग होता है ना फॉर्म का, वहां पे हम ये एट्रीब्यूट लगाएंगे। इससे क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंगुलर के जो वैलिडेटर्स हैं, एंगुलर की जो वैलिडेशन है, सिर्फ वही अप्लाई होंगी। जो ब्राउजर ऑटोमेटिक अप्लाई कर रहा होता है हमारे फॉर्म के ऊपर, वो चीज ऑफ हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी।
मतलब एक बात याद रखना कि जब भी एंगुलर वैलिडेशन अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, सबसे पहला काम क्या करना है, आपके फॉर्म के ऊपर आपने नो वैलिडेट एट्रीब्यूट लगाना है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो बिल्ट इन वैलिडेटर्स। ठीक है, the built-in validators use the HTML5 validation attributes like required, min length, max length and pattern। इसका मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है एंगुलर के जो बिल्ट इन वैलिडेटर्स है ना, वो वही वैलिडेशन यूज करते हैं जो हमारी HTML यूज करती है, जिस तरह से रिक्वायर्ड, मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ और पैटर्न जो कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं। मतलब एंगुलर ना इन चारों के साथ मिलके काम करता है। मतलब जो जो वैलिडेशन हमें HTML5 वैलिडेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, एंगुलर भी उन चीजों के साथ मिलके काम करता है। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो यूजफुल प्रॉपर्टीज। भाई देखो फॉर्म वैलिडेशन के अंदर ना हम कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं एंगुलर के अंदर। मतलब इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके हम क्या करते हैं, अपनी फॉर्म वैलिडेशन को इंप्लीमेंट कर पाते हैं एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर। मतलब देखो हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है। एक है टच्ड, ठीक है, और उसके बाद आती है अनटच्ड, फिर आती है आपके पास वैलिड, और फिर आती है इनवैलिड, फिर आती है आपके पास एक डर्टी, और फिर आपके पास आती है एक प्रिस्टीन। मतलब देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो कि हमें एंगुलर के फॉर्म्स मॉड्यूल के अंदर मिलती हैं। ठीक है, इनको यूज करके हम क्या करते हैं, अपने एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर जो फॉर्म्स हैं उनके अंदर वैलिडेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इन सारी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन समझाता हूं और फिर इनको हम अपनी फॉर्म वैलिडेशन के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैं आ गया अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं आउटपुट में। ठीक है, तो देखो ये हमने लास्ट क्लास में किया था। देखो हमने बाइंड किया हुआ अपने फॉर्म को अपने मॉडल के साथ। मतलब ये जो डेटा आपको नजर आ रहा है हमारे फॉर्म के अंदर, नेम के अंदर, एज के अंदर, ईमेल के अंदर, ये सारा कहाँ से आ रहा है, मॉडल क्लास से आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको मॉडल क्लास अपनी दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। देखो ये हमारी मॉडल क्लास हमने बनाई थी और इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, देखो इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो प्रेम है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से एम्प्टी कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो एज है 24, इसको मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ, और ये जो ईमेल है इसको भी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, खाली कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको सेव करता हूँ और ब्राउजर में आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको हम रिफ्रेश करते हैं एक दफा, तो ये देखो अब आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। ठीक है, तो भाई देखो अब मुझे इस चीज को वैलिडेट करना है। मतलब अगर मैं यहाँ पे अपने फॉर्म को एम्प्टी छोड़ के सबमिट करता हूँ, ठीक है, तो आप कंसोल में देखो, यहाँ पे आओ, ये देखो ये एम्प्टी ही हमारे पास उसी तरह से रिटर्न करवा रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये जो प्रॉपर्टीज हैं वन बाय वन इनको समझाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, टस्ट की। देखो टस्ट काम करता है जब भी हम अपने किसी भी फॉर्म के कंट्रोल को टच करते हैं। मतलब जब भी हम किसी टेक्स्ट बॉक्स को टच करेंगे या किसी भी कंट्रोल को टच करेंगे, और टच करने के बाद जब हम ब्लर करेंगे, मतलब कहीं भी आउटसाइड क्लिक करेंगे, अपने फॉर्म के बाहर क्लिक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। और ब्लर के केस में हमारे पास ये जो टच है ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मतलब हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है, हमारा जो फॉर्म का कंट्रोल है वो टच हो चुका है। मतलब याद रखना ये बूलियन प्रॉपर्टीज हैं। ये जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही हैं बूलियन प्रॉपर्टीज है। मतलब इसमें या तो ट्रू स्टोर होगा या फॉल्स स्टोर होगा। मतलब टच में ट्रू कब आएगा, जब मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स को टच करूंगा और उसके बाद कहीं बाहर जाके क्लिक करूंगा तो टच के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। लेकिन जब मैं अपना फॉर्म फर्स्ट टाइम लोड करूंगा ब्राउजर पे, तो ये जो अनटच्ड है इसके अंदर क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, क्योंकि अभी तक मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स को टच नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैं टच कर लूंगा, ठीक है, तो अनटच्ड में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्ट आपको दिखाऊं ब्राउजर पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे आते हैं अपने फॉर्म के ऊपर, इस चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो मेरा फॉर्म है इसका जो ओपनिंग टैग आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट लगाना है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, नो वैलिडेट। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप एंगुलर वैलिडेशन अप्लाई करोगे, ठीक है, तो उसके लिए आपका जो फॉर्म है उसके ऊपर आपने नो वैलिडेट लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पे एंगुलर वैलिडेशन को यूज कर रहे हैं। हम जो ब्राउजर की बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन होती है उसे हम डिसेबल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लाजमी ये नो वैलिडेट लगाना है। तो जब भी एंगुलर वैलिडेशंस के साथ काम करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नो वैलिडेट लगाना है, उसके बाद एंगुलर वैलिडेशन का काम करना है, ताकि जो ब्राउजर की वैलिडेशन है और जो एंगुलर की वैलिडेशन है उसके दरमियान कोई प्रॉब्लम ना हो। भाई यहाँ पे देखो ये आपको टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है नेम वाला, ठीक है, मुझे इस नेम के ऊपर ना यहाँ पे एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बनाना है। ठीक है, मैं अपने टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का नाम रखता हूँ नेम, और देखो इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ एनजी मॉडल, क्योंकि भाई देखो ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखाई है ना, ये सारी एनजी मॉडल के थ्रू हमें मिलेंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं कह रहा हूं कि भाई ये वाला जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है इसका जो पूरा कंट्रोल है, डेटा वगैरह है, वो नेम के इस टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के अंदर आ जाए, और एनजी मॉडल से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, जो भी चीजें हैं, वो भी हमारे पास नेम के अंदर आ जाए।
ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एनजी मॉडल क्या करता है, हमें हमारे कंट्रोल्स का डेटा गेट करके देता है और उसके साथ जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे देखो, अब मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे इंटरपोलेशन ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसी को यूज करता हूँ नेम डॉट, और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टच्ड, ठीक है, और इससे पहले मैं यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे लिख देता हूँ टच्ड, ठीक है। टच्ड के बारे में भी दिखाऊंगा कि टच्ड में क्या रिजल्ट आ रहा है, और अनटच्ड के बारे में भी दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ अनटच्ड, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ अनटच्ड, ठीक है, और इन दोनों के बीच में मैं एक लाइन ब्रेक लगा लेता हूँ ताकि आपको रिजल्ट समझ में आए। ठीक है, देखो अब इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फर्स्ट टाइम पे, तो भाई देखो नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स के नीचे देखो टच्ड के अंदर अभी क्या है, फॉल्स है, और अनटच के अंदर क्या है, ट्रू है। मतलब अभी मैंने इसको टच नहीं किया ना, इसलिए देखो टच के अंदर क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स अभी अनटच्ड है, तो देखो इसके अंदर क्या शो हो रहा है, ट्रू। लेकिन अब देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, क्लिक कर लिया, और जैसे ही मैं बाहर आता हूँ, ठीक है, मैं बाहर आके फॉर्म के बाहर क्लिक करता हूँ, तो अब देखो अब टच के अंदर क्या हो गया, ट्रू हो गया, और अनटच के अंदर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्योंकि टच कर लिया तो ट्रू हो गया, तो अब ये टेक्स्ट बॉक्स अनटच नहीं रहा, तो तभी यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो ये भी हम अभी अपने फॉर्म वैलिडेशन के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। फिर देखो नेक्स्ट है वैलिड और इनवैलिड, मतलब वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आओ, देखो मैं इन दोनों को यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी भी करते हैं, कमेंट आउट भी करते हैं, इधर मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखो अब मैं लगाता हूँ इसके ऊपर वैलिड, ठीक है, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ इनवैलिड, सही, और यहाँ पे मैं मैसेज पास कर देता हूँ वैलिड, और यहाँ पे मैं इसको मैसेज पास कर देता हूँ इनवैलिड। ठीक हो गया। तो भाई देखो पहले तो ये समझो वैलिड और इनवैलिड का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई, देखो सपोज करो कि मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर रिक्वायर्ड लगाया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब जब तक मेरा टेक्स्ट बॉक्स खाली रहेगा तब तक वैलिड के अंदर क्या रहेगा, फॉल्स, क्योंकि मेरा टेक्स्ट बॉक्स खाली है ना, और उसके ऊपर तो मैंने रिक्वायर्ड लगाया हुआ है, तो वैलिड के अंदर क्या रहेगा, फॉल्स। लेकिन जैसे ही मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई डेटा दे दूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब वो टेक्स्ट बॉक्स मेरा क्या हो जाएगा, वैलिड, और फिर यहाँ वैलिड के अंदर क्या चला जाएगा, ट्रू। सेम इसी तरह है इनवैलिड के साथ, मतलब जब मेरा टेक्स्ट बॉक्स खाली रहेगा तो यहाँ पे इनवैलिड के अंदर क्या रहेगा, ट्रू, लेकिन जैसे ही मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू दे दूंगा तो इनवैलिड के अंदर क्या चला जाएगा, फॉल्स। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो ये जो मेरे पास टीएस फाइल थी ना इसकी, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे देखो मैंने एम्प्टी छोड़ा हुआ था, मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर दोबारा डेटा ले आता हूँ। ठीक है, इस तरह से दोबारा डेटा ले आता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है कौन सा, नेम वाला, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्या लगाता हूँ, रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या लगा देता हूँ, रिक्वायर्ड। ठीक हो गया। तो अब इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे। ठीक है, इसको एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं हम। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा मौजूद है ना, यहाँ पे देखो नेम के अंदर क्या मौजूद है, प्रेम, इसलिए नीचे देखो वैलिड के अंदर क्या है, ट्रू, मतलब अभी ये टेक्स्ट बॉक्स वैलिड है, इनवैलिड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डेटा मौजूद है। तो देखो वैलिड के अंदर ट्रू है और इनवैलिड के अंदर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। लेकिन भाई देखो जैसे ही मैं यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट बॉक्स खाली कर देता हूँ, ठीक है, देखना ये देखो जैसे ही मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स खाली किया तो देखो वैलिड क्या हो गया, फॉल्स, और इनवैलिड हो गया ट्रू। मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने रिक्वायर्ड बनाया था ना, तो इसका मतलब अब ये इनवैलिड है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर रिक्वायर्ड लगा हुआ है, मतलब ये वैलिड नहीं है, इसलिए देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर नेम डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आदिल डाल देता हूँ, तो देखो ये दोबारा ट्रू हो गया वैलिड, और इनवैलिड क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये जो वैलिड और इनवैलिड है इसको भी आप यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे लास्ट दो प्रॉपर्टीज, एक है डर्टी और एक है प्रिस्टीन। तो भाई कॉन्सेप्ट समझना, सबसे पहले यहाँ पे समझो प्रिस्टीन के बारे में। भाई देखो जब हमारा फॉर्म फर्स्ट टाइम लोड होता है ब्राउजर पे, और जब हम अपने फॉर्म के किसी भी कंट्रोल के अंदर चेंजिंग नहीं करते, तो प्रिस्टीन के अंदर वैल्यू क्या होती है, ट्रू। मतलब जब हमारा फॉर्म फर्स्ट टाइम ब्राउजर पे लोड होगा और हमने किसी भी कंट्रोल के अंदर, फॉर्म कंट्रोल के अंदर चेंजिंग नहीं की, तो प्रिस्टीन के अंदर क्या होगा, ट्रू। लेकिन जैसे ही हम फॉर्म लोड होने के बाद अपने फॉर्म कंट्रोल के अंदर चेंजिंग कर लेते हैं, मतलब कोई डेटा डाल देते हैं, तो प्रिस्टीन क्या हो जाता है, फॉल्स। तो प्रिस्टीन का उल्टा आपके पास है डर्टी। मतलब जब मेरा फॉर्म फर्स्ट टाइम लोड होता है और फॉर्म कंट्रोल के अंदर कुछ भी मैं चेंजिंग अप्लाई नहीं करता, डेटा नहीं डालता, तो डर्टी के अंदर क्या होता है, फॉल्स। लेकिन जैसे ही मैं अपने फॉर्म कंट्रोल के अंदर डेटा डाल देता हूं या डेटा चेंज करता हूं, तो उस केस में हमारे पास डर्टी क्या हो जाता है, ट्रू। ठीक है, तो अब इन दोनों का रिजल्ट आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। देखो अब इन दोनों को मैं यहाँ से दोबारा कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, कमेंट आउट करता हूँ और इसको मैं दोबारा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे अब मैं सबसे पहले कहता हूँ डर्टी, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रिस्टीन, यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसका ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ठीक है,
इनवैलिड और ये हटा के मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, डर्टी और प्रिस्टीन। ठीक है, इसको सेव करते हैं और अब इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो इसको एक दफा से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी मेरा फॉर्म फर्स्ट टाइम लोड हुआ है ना, तो देखो प्रिस्टीन के अंदर यहाँ पे क्या शो हो रहा है, आपको ट्रू शो हो रहा है। भाई देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा फॉर्म अभी फर्स्ट टाइम लोड हुआ है ना, और मैंने अपने नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चेंजिंग नहीं की, इसलिए देखो यहाँ पे प्रिस्टीन के अंदर क्या है, ट्रू है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी डेटा चेंज करूंगा तो प्रिस्टीन फॉल्स हो जाएगा हमारे पास, और डर्टी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू। मतलब डर्टी ट्रू कब होता है, जब भी आप अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर या कंट्रोल के अंदर कोई भी चेंजिंग करते हो तो डर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्रेम है ना, इसके आगे मैं ओ लगाता हूँ। ठीक है, ये देखो जैसे मैंने प्रेम के आगे ओ लगाया, मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो गई टेक्स्ट बॉक्स की। तो देखो डर्टी क्या हो गया, ट्रू, और प्रिस्टीन क्या हो गया, फॉल्स। क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब फर्स्ट टाइम आपका पेज लोड होता है और कोई भी चेंजिंग अप्लाई नहीं होती तो प्रिस्टीन ट्रू रहता है और डर्टी फॉल्स रहता है। लेकिन जब आप अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी वैल्यू चेंज कर लोगे तो डर्टी ट्रू हो जाएगा और प्रिस्टीन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये भी यूज किया जाता है जब हम फॉर्म वैलिडेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए जब भी आप फॉर्म वैलिडेशन के साथ काम करते हो। ठीक हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम वैलिडेशन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो दो चीजें यहाँ पे हैं इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया। भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे एम्प्टी छोड़ता हूँ तो ये जो मेरा बॉर्डर है ना, मेरे टेक्स्ट बॉक्स का जो बॉर्डर है वो रेड कलर का हो जाए। ठीक है, मतलब जैसे ही मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी छोड़ूंगा तो ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर है वो क्या हो जाए, रेड हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसके लिए यहाँ पे देखो हमारे पास ना एक क्लास है। ठीक है, मतलब ये जो फॉर्म्स मॉड्यूल है ना, इसके साथ हमारे पास एक क्लास आती है। ठीक है, वो क्लास में अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे क्लास का एट्रीब्यूट लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर्म कंट्रोल आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मैं एक क्लास अप्लाई करता हूँ जिसका नाम है इज इनवैलिड। ठीक है, देखो ये जो क्लास है ये हमें फॉर्म्स मॉड्यूल में से मिली है, और इस क्लास का क्या काम है कि ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स का जो बॉर्डर है उसको रेड कलर का कर देगी। ठीक है, देखो इसको सेव करता हूँ, इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है, देख रहे हो, ये प्रेम हमारे पास का जो बॉर्डर है ये क्या हो गया, रेड कलर का हो गया। लेकिन भाई देखो ये जो रेड कलर का बॉर्डर है ये तब शो होना चाहिए जब मेरा ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये खाली होगा, एम्प्टी होगा। तो उसके लिए देखो ये वाली जो क्लास है ना, ये मुझे इस तरह से अप्लाई नहीं करनी, ये मुझे कंडीशनली अप्लाई करनी है। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ क्लास डॉट, क्लास का क्या नाम है, ये इज इनवैलिड। मतलब मैं कह रहा हूँ ये वाली क्लास आपने अप्लाई करनी है, लेकिन कब अप्लाई करनी है, यहाँ पे देखो ये आपने तब अप्लाई करनी है जब ये जो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है या तो ये टच्ड हो या इसके साथ मैं लगा देता हूं इनवैलिड। ठीक है, समझ में आया। मतलब देखो मैं दो प्रॉपर्टीज का यूज कर रहा हूं, एक तो टच्ड और दूसरा इनवैलिड। इसका मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि भाई ये वाला नेम वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है अगर ये टच्ड है, क्योंकि भाई देखो बगैर टच किए रेड बॉर्डर दिखाना तो सही नहीं होगा ना, तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि भाई पहले चेक करो कि क्या ये टच हुआ है, और इसके साथ साथ ये भी चेक करो कि क्या ये इनवैलिड है, मतलब क्या ये टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो क्या करो, ये जो इज इनवैलिड की क्लास है ये हमारे इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्या कर दो, अप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब इसको सेव करता हूं, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूं। ठीक है, ब्राउजर पे आओ, ये देखो, तो अभी देखो अभी आपको यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है वो चेंज नहीं दिख रहा। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको टच करता हूँ, मतलब इसके अंदर क्लिक करता हूँ और ये देखो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने नेम को क्या कर दिया, खाली कर दिया। और अब अगर मैं बाहर क्लिक करता हूं तो ये देखो हमारे टेक्स्ट बॉक्स का जो बॉर्डर है वो क्या हो गया, रेड हो गया। लेकिन जैसे ही मैं इसको दोबारा फिल करता हूं तो देखो वो जो रेड बॉर्डर था वो चला गया। मतलब देखो टच के केस में पता है क्या होता है, क्या आपने पहले क्लिक करना है, मतलब उसको टच करना है और फिर बाहर आके ब्लर करना है, मतलब बाहर आके क्लिक करना है। ठीक है, देखो जिस तरह से मैं ये डेटा हटाता हूं यहाँ से, ठीक है, तो देखो ये रिजल्ट नजर आ रहा है आपको। मतलब एक दफा अगर टच हो गया ना तब आपको ये एरर दिखाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर आगे आ जाओ, अब देखो यही वाला काम मुझे हर जगह करना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे इस पूरी क्लास को, मतलब ये जो पूरी लाइन है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और मेरे पास और भी तो टेक्स्ट बॉक्सेस है ना। ठीक है, देखो ये भी है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे भी मैं अप्लाई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके लिए एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर इस तरह से मैं यहाँ पे एनजी मॉडल पास कर देता हूँ और फिर ये पूरी लाइन में यहाँ पे पास कर देता हूँ। और भाई देखो जहाँ जहाँ मेरे पास नेम है वहाँ वहाँ मैं ये जो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है जिसका नाम रखा था एज, वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, मतलब अब अगर एज वाला टेक्स्ट बॉक्स टच होगा या इनवैलिड होगा तो ये जो इज इनवैलिड की क्लास है ये हमारे इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरह नीचे आ जाओ। अब देखो हमारे पास ईमेल के लिए ना, तो ईमेल के ऊपर भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ मेल रख देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एनजी मॉडल
और देखो यही वाली मैं यहाँ पे ही पास कर देता हूँ लाइन, ठीक है। नेम की जगह मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ मेल, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं नेम की जगह पास कर देता हूँ मेल। और भाई देखो यहाँ पे ना मुझे रिक्वायर्ड भी लगाना है, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पे रिक्वायर्ड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड लगाना है, क्योंकि अगर आप रिक्वायर्ड लगाना भूल गए तब आपको रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा। तो भाई देखो अभी तो कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, देखो मैं इसको भी यहाँ पे एम्प्टी छोड़ता हूँ, ठीक है। बाहर आके क्लिक करता हूँ तो देखो रेड हो गया। मैं एज यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, बाहर आके क्लिक करता हूँ तो देखो इसमें भी एरर आ गया। ईमेल हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, और बाहर आके क्लिक करता हूँ तो ये देखो, मतलब देखो आपको समझ आ रहा है कि तीनों इस वक्त रिक्वायर्ड है ना, मतलब तीनों के ऊपर रिक्वायर्ड लगाया हुआ है और तीनों खाली हैं, तो देखो इसलिए यहाँ पे रेड कलर का बॉर्डर हमें शो हो रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे अभी तक मैंने कहीं भी एरर मैसेजेस डिस्प्ले नहीं करवाए। भाई एरर मैसेज भी तो डिस्प्ले होना चाहिए ना, तो एरर मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अपने नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स पे चलता हूँ, ठीक है। ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, देखो ये जो नेम का फॉर्म ग्रुप है इसके नीचे अब मुझे एरर मैसेज डिस्प्ले करवाने हैं ना, तो उसके लिए मैं एक डिव बनाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्लास लगाता हूँ अलर्ट की, मतलब जो मैं एरर मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ वो मैं अलर्ट के अंदर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने दो क्लासेस लगा दी, अलर्ट और अलर्ट डेंजर। डेंजर मतलब रेड कलर। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, और कंडीशन किस तरह से लगाऊंगा, हमने ng if डायरेक्टिव को पढ़ा था, ठीक है। ng if डायरेक्टिव मैं यहाँ पे लगाता हूँ, और देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई अगर ये नेम टच्ड है, ठीक है, अगर ये नेम टच्ड है और अगर नेम हमारे पास इनवैलिड है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, प्रॉपर्टी इनवैलिड। मतलब मैं कह रहा हूँ अगर ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे ट्रू हैं तब ये वाला डिव एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और इस डिव के अंदर देखो मैं क्या करता हूँ, इस डिव के अंदर मैं एक और डिव बनाता हूँ, ठीक है। इस डिव के अंदर मैं एक और डिव बनाता हूँ और इसके ऊपर मैं एक और यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। और कंडीशन क्या लगा रहा हूँ देखना, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई अगर नेम के ऊपर एरर्स हैं, ठीक है, अगर नेम के ऊपर एरर्स हैं, और यहां से मैं कह रहा हूं कि भाई कौन सा एरर मुझे गेट करना है, मैं कह रहा हूं कि भाई नेम के अंदर अगर एरर्स है कौन सा वाला, रिक्वायर्ड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला डिव एग्जीक्यूट करो और इसके अंदर आप मैसेज क्या पास कर दो, इसके अंदर मैसेज में पास कर देता हूं नेम इज रिक्वायर्ड। मतलब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना कि मैंने यहाँ पे किया क्या है। भाई देखो मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया अलर्ट डेंजर, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने कंडीशन लगाई, क्योंकि देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये वाला जो हमारे पास डिव है ना अलर्ट वाला, ये कब चलेगा, जब हमारे पास ये जो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है जब ये इनवैलिड होगा, ठीक है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स टच्ड है और अगर ये इनवैलिड है तो आप ये वाला डिव एग्जीक्यूट करो। और इस डिव के अंदर मैं क्या कह रहा हूं कि भाई सबसे पहले तो चेक करो कि इसमें कोई एरर्स हैं, और एरर्स में चेक करो कि अगर रिक्वायर्ड वाला एरर है तो आप ये वाला मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो, ठीक हो गया। तो देखो अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, देखो इसको हम एक दफा से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखो अभी तो इसके अंदर डेटा बाइंड हुआ है ना प्रेम, देखो मैं यहाँ से प्रेम हटाता हूँ, ठीक है, और बाहर क्लिक करता हूँ तो ये देखो देखो रेड बॉर्डर भी शो हो रहा है और नीचे एरर मैसेज क्या शो रहा है, नेम इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आदिल, तो देखो एरर मैसेज भी चला गया और वो जो रेड बॉर्डर आ रहा था वो भी यहाँ से चला गया, ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो अब यहाँ पे ना मैं मिनिमम लेंथ लगाता हूँ, ठीक है, कि भाई इसके अंदर ये जो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर मिनिमम कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं लगाता हूँ मिन लेंथ, ठीक है, मिन लेंथ लगाता हूँ और मिनिमम लेंथ मैं कहता हूँ 3, ठीक है, 3 यहाँ पे लगा दिया। और अब इसका मैं एरर मैसेज भी सेट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और नीचे आके इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ कि भाई अगर नेम के अंदर एरर्स हैं, और एरर कौन सा है, एरर है अगर मिन लेंथ वाला, ठीक है, मिन लेंथ वाला अगर एरर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज क्या शो करो, मैसेज शो करो 3 कैरेक्टर्स मस्ट, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, 3 कैरेक्टर्स मस्ट। तो अब इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी नेम के अंदर प्रेम आ रहा है ना, अगर मैं इसको हटाऊं और कहीं बाहर क्लिक करता हूं, ठीक है, तो देखो अभी तो मैसेज आएगा नेम इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ए लिखता हूं, ठीक है, इसके अंदर मैं सिर्फ ए लिखता हूं तो ये देखो मैसेज क्या आ रहा है, 3 कैरेक्टर्स मस्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पूरा नाम लिख देता हूँ ADIL, ठीक है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे आदिल लिखा मतलब 3 कैरेक्टर्स या उससे ज्यादा दिए तो यहाँ पे देखो ये एरर चला गया। इसी तरह हमारे पास मैक्स लेंथ भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैक्स लेंथ पास कर दूं, ठीक है, मैक्स लेंथ पास कर दूं और मैक्सिमम लेंथ के अंदर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल 15 कैरेक्टर से ज्यादा आपका नाम नहीं होना चाहिए। ये जस्ट ऐसे ही समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको एक दफा रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो अब देखो इसको टच करता हूँ और इसके अंदर से ये डेटा मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, और देखो बाहर क्लिक करता हूँ तो देखो नेम इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पे देखो अगर मैं 15 कैरेक्टर से ज्यादा दे दूं, ठीक है, देखना तो देखो अभी क्या हो रहा है, ये 15 कैरेक्टर से ज्यादा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा।
मतलब जब आप मैक्स लेंथ लगाते हो तो क्या होता है, आप कीबोर्ड में अगर 15 कैरेक्टर से ज्यादा टाइप करने की कोशिश करोगे, देखो देखो मैं टाइप कर रहा हूं लेकिन ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, सही है, तो इसका मतलब यहाँ पे एरर मैसेज दिखाने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। तो समझ में आया, इस तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। और फिर देखो अब यही काम अगर मुझे यहाँ पे भी करना है, कहाँ पे करना है, देखो ये जो एज है इसके ऊपर अगर मुझे काम करना है तो मैं किस तरह से करूंगा, यहाँ पे देखो देखो रिक्वायर्ड लगाया हुआ है ना, ठीक है, रिक्वायर्ड के साथ मैं यहाँ पे मिन लगाता हूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मिनिमम एज होनी चाहिए 10, और मैं कहता हूँ मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज मैं कहता हूँ 50, मतलब 10 से लेके 50 तक की एज आप दे सकते हो, इसके अलावा नहीं, ठीक है। तो देखो अब यही एरर मैसेजेस मुझे यहाँ पे भी डिस्प्ले करवाने हैं, तो देखो ये जो पूरा का पूरा है ना, ठीक है, ये जो अलर्ट वाला डिव है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ, ठीक है। और ये जो फॉर्म ग्रुप है एज वाला, इसके बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो जहाँ पे हमारे पास नेम है ना वहां पे मैं क्या अप्लाई कर देता हूँ, एज, ठीक है। देखो एज डॉट टच्ड, एज डॉट इनवैलिड, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पे मैं कहता हूँ एज डॉट एरर्स, और यहाँ पे मैं कहता हूँ एज डॉट एरर्स, और देखो रिक्वायर्ड है ना, तो यहाँ पे अब मैं रिक्वायर्ड का एरर मैसेज सेट कर देता हूँ एज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो जो दूसरा डिवाइस के अंदर मैं यहाँ पे एज डॉट एरर्स, और यहाँ पे भी एज डॉट एरर्स, और यहाँ पे देखो यहाँ पे अब मिन लेंथ नहीं है, यहाँ पे मैं सिर्फ मिन पास करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह दूंगा एज मस्ट बी ग्रेटर ग्रेटर और इक्वल टू 10, ठीक है, एज मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 10, ठीक है। देखो समझ में आया एरर मैसेज, तो अब देखो यही एरर मैसेज मैं यहाँ पे मैक्स के लिए भी लगा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ कि भैया मुझे मैक्स के लिए लगाना है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ एज मस्ट बी लेसर लेसर और इक्वल टू 50, ठीक हो गया। मतलब देखो यहाँ पे हम इस तरह से अपने कस्टम एरर मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी एज के अंदर क्या शो रहा है, अभी एज के अंदर शो रहा है 24, जो कि एक वैलिड एज है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, ठीक है, और बाहर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो मैसेज क्या आ रहा है, एज मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 10, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे 80 डाल देता हूँ, ठीक है, तो देखो अब क्या मैसेज आ रहा है, एज मस्ट बी लेसर और इक्वल टू 50, समझ में आया। और अगर मैं यहाँ पे सही एज दे दूं, मैं यहाँ पे देता हूँ 33, तो देखो एरर चला गया, समझ में आया। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हो। फिर आगे आ जाओ, अब देखो अब ईमेल के लिए यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो देखो ईमेल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यही वाला जो डिव है, ठीक है, अलर्ट वाला जो डिव है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और ये जो ईमेल का फॉर्म ग्रुप है इसके बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और अब देखो मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाया हुआ ना ईमेल के ऊपर, तो भाई देखो अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसके ऊपर मुझे रिक्वायर्ड की वैलिडेशन भी चाहिए और ईमेल की वैलिडेशन भी चाहिए। तो देखो रिक्वायर्ड और ईमेल मैंने यहाँ पे इस तरह से साथ साथ लिख लिए। और अब देखो यहाँ पे देखो मैंने मेल लगाया था ना, मेल, ठीक है। तो जहां जहां मेरे पास अब यहाँ पे एज शो हो रहा है, यहाँ पे मैं ये वेरिएबल पास कर देता हूँ, कौन सा, मेल, ठीक हो गया। इसी तरह हम यहाँ आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे कहता हूँ मेल डॉट एरर्स, और यहाँ पे भी कह देता हूँ मेल डॉट एरर्स, और अगर रिक्वायर्ड का एरर है तो यहाँ पे कह देता हूँ मैं ईमेल इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी अब मैं मेल पास कर देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर भी यहाँ पे मैं मेल पास कर देता हूँ, और यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई अगर ये ईमेल का एरर है, ठीक है, ईमेल कौन सा, ये जो मैंने रिक्वायर्ड के आगे लगाया ना, अगर ये एरर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैसेज होना चाहिए इनवैलिड ईमेल, ठीक है, इनवैलिड ईमेल। और देखो ये जो तीसरा डिव है इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये वाला मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, और अब हम इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो अभी आपको ईमेल शो हो रही है ना, अगर मैं यहाँ से ईमेल हटाऊं, ठीक है, हटा के मैं बाहर क्लिक करता हूं, तो देखो एरर मैसेज शो हो रहा है, ईमेल इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर देखो मैं यहाँ पे इस तरह से डाल दूं, ठीक है, ये देखो, तो देखो मैसेज क्या शो हो रहा है, इनवैलिड ईमेल, मतलब ये वैलिड ईमेल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो एक वैलिड ईमेल डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ से ये ईमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखो जैसे ही मैंने वैलिड ईमेल सेलेक्ट की तो यहाँ पे देखो वो एरर जो आ रहा था वो चला गया। लेकिन भाई यहाँ पे देखो ये जो मैंने अभी ईमेल वाली वैलिडेशन इसके ऊपर अप्लाई किया ना, इसमें एक मसला है। वो मसला पता है क्या है भाई, यहाँ पे देखो मैं अगर इस ईमेल को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, देखो एरर आएगा। लेकिन अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल आदिल 123, तो देखो अभी तक तो यहाँ पे ये इनवैलिड ईमेल दिखा रहा है, ठीक है, देखो आपको नजर आ रहा है इनवैलिड ईमेल दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे @ लगाता हूँ, और @ के बाद अगर यहाँ पे देखो मैं जीमेल लगाता हूँ, तो ये देखो एरर चला गया। मतलब अभी आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे मैंने .com नहीं लगाया, लेकिन फिर भी उसने इसको क्या कर लिया, वैलिड ईमेल एक्सेप्ट कर लिया। तो भाई देखो ये तो गलत है ना, हमारी वैलिड ईमेल तो ये पूरी होती है ना इस तरह से। तो इस चीज को कंप्लीट चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे पैटर्न एट्रीब्यूट, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो मेल है ना, ये देखो ये जो मैंने ईमेल लगाया था रिक्वायर्ड के आगे, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ।
यहाँ पे अब मैं लगाता हूँ पैटर्न, ठीक है। पैटर्न एट्रीब्यूट के अंदर आपको पता है कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन कोड पास करते हैं। तो भाई ईमेल को चेक करने के लिए मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन कोड मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे पास एक नोटपैड की फाइल है, इसके अंदर मल्टीपल मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन के कोड मौजूद है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखो ये ईमेल का ही जो आपको सेकंड ये नजर आ रहा है ना, देखो दो है मेरे पास, ठीक है। ये वाला भी काम करता है, ये वाला भी काम करता है। मैं ये छोटा वाला यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं पेस्ट करता हूँ कहाँ पे, इसको मैं पेस्ट करता हूँ अपने पैटर्न एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे, ठीक है। नजर आ रहा है, देखो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मतलब ये कंप्लीट ईमेल को चेक करेगा, ठीक है। और अब देखो इसका एरर मैसेज शो करवाने के लिए मैं नीचे आता हूँ, ये देखो ये जो इनवैलिड ईमेल वाला डिव है ना, इसके अंदर अब मैं यहाँ पे ईमेल हटा के क्या पास कर दूंगा, पैटर्न। मतलब मैं कह रहा हूं कि भाई अगर ये पैटर्न यहाँ पे मैच नहीं होता तो ये वाला ईमेल मतलब इनवैलिड ईमेल वाला मैसेज आपने शो करवाना है, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके इसको मैं एक दफा रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मैं ईमेल यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, और आउटसाइड क्लिक करता हूँ, तो देखो एरर आ रहा है। और आप देखो अब अगर मैं यहाँ पे इस तरह से ईमेल डालूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे देखो असद, ठीक है, असद 123, ठीक है। देखो अभी भी इनवैलिड ईमेल का मैसेज शो हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ @ और यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ जीमेल, तो देखो अभी भी एरर मैसेज शो कर रहा है, देख रहे हो। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे .com लिखूंगा तो ये देखो एरर मैसेज चला गया। मतलब अब हमारे पास ये बिल्कुल कंप्लीट ईमेल मौजूद है, मतलब कंप्लीट भी है और एक वैलिड ईमेल भी है, ठीक है। तो देखो ये पैटर्न भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा मैं आपको पैटर्न के लिए एक और बताता हूँ। भाई देखो हम यूजर से पासवर्ड लेते हैं, तो पासवर्ड के केस में भी हम पैटर्न को चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यूजर से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लेना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब जिसके अंदर अपर केस कैरेक्टर्स भी हो, लोअर केस भी हो, नंबर्स भी हो, अल्फाबेट्स भी हो और मिनिमम 8 कैरेक्टर्स भी हो, तो उसके लिए भी मेरे पास पैटर्न यहाँ पे मौजूद है। तो भाई यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो पूरा फॉर्म ग्रुप है ना, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और मैं एक दूसरा फॉर्म ग्रुप यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। देखो ये फॉर्म ग्रुप मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, और मैं एक और फॉर्म ग्रुप यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। देखो ये जो हमारे पास डिव यहाँ पे एंड हो रहा है, कौन सा डिव, अलर्ट वाला, ठीक है। इसके नीचे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ एंटर पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, एंटर पासवर्ड। और यहाँ पे देखो ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये पैटर्न, ये तो ईमेल के लिए पैटर्न है, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। मैं दूसरा पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं इसका नेम सेट कर देता हूँ शॉर्ट में पास, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो रेफरेंस वेरिएबल है उसका नाम भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ शॉर्ट में पास। और देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई अगर पास डॉट टच है, ठीक है, और इसके साथ साथ अगर ये इनवैलिड है, ठीक है, तो इसका जो क्लास अप्लाई होगी वो भी यहाँ पे हो जाएगी। और देखो एनजी मॉडल के अंदर यहाँ पे देखो std.pass, ठीक है। तो भाई देखो एनजी मॉडल मतलब मॉडल क्लास के अंदर भी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मॉडल क्लास के अंदर यहाँ पे मुझे एक पासवर्ड के लिए यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर ये एक पैरामीटर यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ पास, ठीक हो गया। और ये यहाँ से मैं कॉमा हटा देता हूँ, क्योंकि मॉडल बाइंडिंग भी हो रही है, टू वे डेटा बाइंडिंग भी हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने अपनी क्लास के अंदर, स्टूडेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर भी ये चौथा पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी मैं इसको पास कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पास करता हूँ और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में यहाँ पे क्या देता हूँ, Danish123 @ ठीक है। ये क्या है, देखो इसके अंदर अपर केस भी है, लोअर केस भी है और इसके अंदर नंबर भी है और स्पेशल कैरेक्टर भी है, मतलब सिंबल भी है। तो इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आओ, ठीक है, अपने फॉर्म में, ठीक है। तो इसको भी सेव करते हैं, ठीक है। देखो सारी चीजें मैंने यहाँ पे बिल्कुल सही तरह दे दी। हाँ प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, एंटर पासवर्ड, ठीक हो गया, सही है। मतलब देखो सारी चीजें मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको सेट कर दी। तो अगर पहले मैं इसका रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, ब्राउजर पे आओ, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो ये आपको एंड में पासवर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये मैं कंसोल विंडो क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये आपको पासवर्ड नजर आ रहा है। अब इसके ऊपर भी मैं वैलिडेशन लगाता हूँ, ठीक है। तो वैलिडेशन किस तरह से लगेगी भाई, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो जो मैंने क्लास अप्लाई की हुई है, कौन सी, इज इनवैलिड वाली, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं ये जो पूरा का पूरा डिव है ये यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये वाला डिव जो कि अलर्ट के एरर मैसेज दिखाएगा, ठीक है। और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ ये जो पासवर्ड वाला फॉर्म ग्रुप है इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहां जहां मेल लिखा हुआ यहाँ मैं पास टाइप कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ठीक है, पास डॉट टच, पास डॉट इनवैलिड, ठीक है। और इसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, पास, पास डॉट एरर्स और यहाँ पे पास डॉट एरर्स। अगर रिक्वायर्ड का एरर आता है तो यहाँ पे मैसेज क्या शो हो, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक हो गया। और फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पे मैं कहता हूँ पास डॉट एरर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ पास डॉट एरर्स, अगर पैटर्न का एरर है तो मैसेज क्या शो हो, मैसेज यहाँ पे शो हो, प्लीज एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है।
बाकी अगर आप पूरा लिखना चाहो कि भाई आपके पासवर्ड में अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए, तो वो भी पूरा मैसेज बना के आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो भाई देखो अब मुझे यहाँ पे पैटर्न डालना है, ठीक है, ये जो पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर मुझे पैटर्न डालना है जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को चेक करेगा। तो वो भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, देखो नोटपैड फाइल में, ये देखो आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, देखो ये पासवर्ड है, ठीक है। तो इस पूरी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और इसको मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, कहाँ पे, हमारे पैटर्न के अंदर। इसको पेस्ट करते हैं, इसको सेव करता हूँ, और अब इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, इसको एक दफा से हम रिफ्रेश कर देते हैं। देखो देखो अभी पासवर्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। देखो मैंने टच भी कर लिया और बाहर भी आ गया। लेकिन अब यहाँ पे देखो मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी क्या मैसेज आ रहा है, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। तो भाई देखो अगर मैं यहाँ पे इस तरह का पासवर्ड डालता हूँ, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्रेम, यहाँ पे कहता हूँ, ठीक है, ये देखो देखो अभी क्या मैसेज शो हो रहा है, प्लीज एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। क्योंकि देखो अभी यहाँ पे अपर केस है, लोअर केस भी है, लेकिन नंबर और स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर टाइप करता हूँ 1 2, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 दफा यहाँ पे @ पास कर देता हूँ। तो ये देखो जैसे ही हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंप्लीट हुआ, एरर चला गया। तो इस तरह से आप पैटर्न को यूज करके भी क्या कर सकते हो, फॉर्म वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो। और भाई देखो कितनी आसानी से हम यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं अपने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के अंदर। तो भाई यहाँ पे देखो अब यहाँ पे मुझे लास्ट चीज इंप्लीमेंट करनी है, और वो लास्ट चीज क्या है, यहाँ पे देखो भाई देखो मैं कह रहा हूं कि भाई जब तक मेरे इस फॉर्म के अंदर एरर्स होंगे ना, तब तक ये जो मेरा सबमिट का बटन है ना, ये डिसेबल रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही मेरे फॉर्म के सारे एरर्स चले जाएंगे, तो ये जो सबमिट वाला बटन है ये इनेबल हो जाए। मतलब अगर हमारे फॉर्म के अंदर एक भी एरर मैसेज होगा किसी भी कंट्रोल में, तो ये सबमिट वाला बटन डिसेबल रहेगा। मतलब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास होती है, ठीक है, मैं इस क्लास को अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्लास का नाम है डिसेबल, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, ब्राउजर पे आते हैं। तो ये देखो अभी हमारा सबमिट बटन क्या हो गया, डिसेबल्ड, ठीक है। तो अब देखो ये जो डिसेबल वाली मैंने क्लास लगाई है ना, इसको मुझे कंडीशनली अप्लाई करना है। किस तरह से अप्लाई करना है, यहाँ पे देखो देखो ये जो डिसेबल्ड है इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टी बाइंडिंग करता हूँ। किस तरह से देखना, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लास, ठीक है, क्लास डॉट, और यहाँ पे कहता हूँ डिसेबल्ड। मतलब ये वाली क्लास कब अप्लाई होनी चाहिए, कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखो हमारे इस फॉर्म का जो हमने टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बनाया था शुरू में, उसका नाम क्या है, यहाँ पे देख लो, ये देखो आपको ये नजर आ रहा है, हमने फॉर्म का ये जो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल था इसका नाम क्या रखा था, न्यू फॉर्म, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको हम सबसे बॉटम पे ले आते हैं नीचे, और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई ये वाला जो फॉर्म है डॉट फॉर्म, और अगर ये क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। देखो मैं कह रहा हूँ ये जो फॉर्म है और अगर ये इनवैलिड है, ठीक है, तो ये वाला जो क्लास है ये अप्लाई हो जानी चाहिए। कौन सी, डिसेबल्ड। मतलब अगर हमारा फॉर्म इनवैलिड रहेगा तब तक हमारा ये सबमिट बटन क्या रहेगा, डिसेबल रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारा फॉर्म वैलिड होगा तो ये वाला जो सबमिट बटन है ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सेव करता हूँ और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। ब्राउजर पे आओ, ठीक है, यहाँ पे आओ, ठीक है, इसको एक दफा रिफ्रेश कर देते हैं। तो अभी देखो सारा डेटा हमारे पास बिल्कुल सही है। तभी यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास सबमिट बटन है ये इनेबल है। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं ये पासवर्ड हटाता हूं, देखो जैसे ही मैंने इसको हटाया तो देखो हमारा ये सबमिट बटन क्या हो गया, डिसेबल हो गया। मतलब अगर मैं यहाँ पे सही पासवर्ड दे देता हूं, ये देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे सही पासवर्ड दिया तो देखो ये सबमिट बटन दोबारा इनेबल हो गया। और अगर देखो मैं ईमेल यहाँ से हटाता हूँ, ईमेल हटाता हूं तो देखो ये दोबारा डिसेबल हो गया। मतलब देखो जब तक एरर्स आपके फॉर्म के अंदर मौजूद रहेंगे आपका ये सबमिट बटन डिसेबल रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो देखो मैंने सारी ये जो फील्ड्स हैं ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट कर ली। और अब देखो अब अगर मैं यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखो जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया तो इसका रिजल्ट मैंने आपको कंसोल में दिखाया था, ठीक है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। देखो कंसोल में चलते हैं, देखो सबमिट मैं कर चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे पास हो रहा है, इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये देखो ये सारी चीजें बिल्कुल सही तरह से आपको यहाँ पे सबमिट होकर रिसीव हो रही हैं। तो इस तरह से हम करते हैं फॉर्म वैलिडेशन। तो भाई अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लास्ट चीज, वो लास्ट चीज क्या है भाई, देखो अभी तो मैंने यहाँ पे ये जो फॉर्म डेटा है इसको अपने मॉडल क्लास के साथ बाइंड किया हुआ है ना भाई। लेकिन आप सबको पता है कि जब भी फर्स्ट टाइम आपका फॉर्म लोड होता है तो आपके फॉर्म की सारी फील्ड्स एम्प्टी होती हैं। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपने इस फॉर्म डेटा को, अपने इस फॉर्म को एम्प्टी मॉडल ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, ये देखो ये जो आपको हमारी टीएस फाइल नजर आ रही है इसके अंदर देखो ये जो चारों चीजें हैं इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी आप देखो जैसे आप इसको हटाओगे तो यहाँ पे एरर आएगा। एरर पता है क्यों आएगा भाई, देखो स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था और ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर 4 पैरामीटर्स वो एक्सेप्ट करता है।
लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल एम्प्टी कर दिया। तो इसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए जो आपके 4 यहाँ पे फील्ड्स है ना, आपने इनको नलेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह से नलेबल बनाओगे, ये जो आपका फील्ड नेम है उसके आगे आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, देखो नेम के आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है, एज के आगे, ईमेल के आगे, ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड के आगे। ठीक है, देखो इससे क्या होगा, इससे ये जो फील्ड्स है ना ये नलेबल बन जाएंगी। मतलब जब तक इनके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी तब तक इनके अंदर क्या होगा, नल होगा। मतलब फर्स्ट टाइम इन चारों के अंदर क्या होगा, नल होगा, जब तक मैं इनके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं कर देता। तो इनको नलेबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। तो अब देखो, अब अगर मैं इसको सेव करता हूं और यहाँ पे आके आपको रिजल्ट दिखाऊं, तो देखो अब यहाँ जो एरर आ रहा था वो चला गया, क्योंकि अब मैंने क्या बताया कि भाई ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो रहा है ना ऑब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो नल है। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे नल वैल्यू इनको इस तरह से स्पेसिफाई कर दी क्वेश्चन मार्क लगा के। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं और अब ब्राउजर में अगर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अब एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है। इसका मतलब ये जो हमारा पूरा फॉर्म है इसके अंदर अब हर जगह आपको क्या नजर आएगा, एम्प्टी नजर आएगा। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो हर जगह आपको ये एम्प्टी नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको टच करते जाओ और टच करके आप बाहर आ जाओ, तो ये देखो ये आपको सारे एरर्स दिखाएगा। देख रहे हो, ये सारे आपको एरर्स दिखा रहा है। और देखो जो हमारा सबमिट बटन है वो भी डिसेबल है। तो अगर अब यहाँ पे देखो मैं इसके अंदर डेटा देता जाऊं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आदिल दे देता हूँ, एज यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देते हैं फॉर एग्जांपल 25, ईमेल में यहाँ पे देता हूँ, ईमेल फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर देखो पासवर्ड में सिलेक्ट कर लेता हूँ, पासवर्ड में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो जैसे ही हमारा फॉर्म वैलिड हो गया, तो देखो हमारे जो सबमिट बटन है वो इनेबल हो गया। और भाई देखो पासवर्ड के अंदर अभी मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट रखा हुआ है, इसलिए आपको ये पासवर्ड शो हो रहा है। आप चाहो तो इनपुट टाइप पासवर्ड कर लो, ताकि जो पासवर्ड आपको शो हो रहा है ना ये हाइड हो जाए और यहाँ पे बुलेट्स आपको शो हो। ठीक है, देखो अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके आपको कंसोल में इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, जो मैंने अभी डेटा यहाँ से सबमिट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल सही तरह से जो डेटा मैंने अपने फॉर्म में सबमिट किया वही हमें कंसोल पे नजर आ रहा है। तो इस तरह से हमने अपनी फॉर्म वैलिडेशन यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। तो ये था हमारा लेक्चर फॉर्म वैलिडेशन। तो अगर हमारे इस लेक्चर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।